नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका चैप्टर 5 है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर मैं बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो पहला है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। फिर गांव में है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। फिर गांव में है कि मंत्री परिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ग जो है वह सही होगा। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जिलाधीश होता है, गृह मंत्रालय का सचिव होता है, गृह मंत्री होता है, या पुलिस महानिदेशक जो है वह राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है ना वह सही जवाब होगा। गृह मंत्री जो होता है वह राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब 4 कथन है। गलत कथन को चूज करना है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ख में है अगर कोई कानून संविधान की मर्यादा के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे क्या करता है, अमान्य घोषित कर सकती है। फिर ग में है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। फिर ग में है अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है, कोई भी नागरिक है उसके अधिकार का अगर हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। फिर इसका सही क्या कौन सा कथन गलत है यह पूछा जा रहा है। गलत कथन, तो गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर क है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। बिना सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी काम पारित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। अब 4 संस्थाओं के नाम है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। तो संसद जो है वह देश के मौजूद कानून संशोधन में मदद कर सकती है। प्रश्न संख्या 5 है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। अब वैसे का नाम बताना है जो अधिकारों में इस्तेमाल किया जाता है। सड़क, सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। फिर ख में है कि स्टॉक स्ट्रक्चर और नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। ग में है कि 2 राज्यों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। और घ में है कि भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विधायिका। फिर ख का हो जाएगा कार्यपालिका, जो कार्य करते हैं उन्हीं को अधिकार का अपना इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है। तो क का उत्तर हो जाएगा कि विधायिका, फिर ख का हो जाएगा कार्यपालिका और ग का हो जाएगा न्यायपालिका और घ का हो जाएगा कार्यपालिका। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्नलिखित जवाबों में सबसे सही चुने और अपनी पसंद के पक्ष का कारण दीजिए। कारण भी पूछा जा रहा है, सही जवाब भी चुनने के लिए कहा जा रहा है। क में है कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ख में है कि लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे क्या करता है, हटा सकती है। फिर ग में है कि चूंकि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही
नहीं है। और फिर गांव में है कि प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो जवाब है सही चुनने के लिए और अपनी पसंद का चुनने के लिए और कारण भी बताने के लिए, तब इसका जवाब है कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, वैसे कोई नहीं बन जाएगा। जो बहुमत से होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि जनता को अपनी प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव जो चुन करके जो जनता अपनी प्रतिनिधियों को भेजती है और जनमत भी उसी के साथ होती है, जिसको चुनती है तो जनमत उसी के साथ होगी। अब 3 दोस्त हैं, एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और रात में बहुत से बदलाव लाता है। और इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान कहा कि इस तरह का के बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। सबके अपने अपने विचार हैं। और शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता, काल्पनिक बातें हैं। या ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो इस फिल्म के माध्यम से जो फिल्म देखा गया, तीनों दोस्तों ने मिलकर देखा, तो उसके द्वारा राष्ट्र की समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा सकता है। और जहां तक एक दिन के मुख्यमंत्री का सवाल है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभव नहीं है कि एक दिन में कोई इतना बदलाव ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता का विभाजन कायम है और इसमें सभी के अधिकार और कर्तव्य का क्या है, संविधान के द्वारा उल्लेख किया गया है कि किस किस को कैसा पावर है, किस तरह का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इस तरह के फिल्म के माध्यम से जनता के जागरूकता लाई जा सकती है कि जनता में जागरूकता है फिल्म को देखने से, क्योंकि जागरूक जनता ही लोकतंत्र के सफल जो है प्रत्याशी साबित हो सकते हैं और जनता को उनकी समस्याओं से अवगत करा करके इस तरह के फिल्म अपनी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। ऐसा फिल्म जो होता है ना, वो अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए होता है। एक शिक्षिका है और छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही है। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं को भूमिका करने के लिए कहा और उसने उन्हें विकल्प भी दिया, ऑप्शन भी दिया कि वह चाहे तो राज्यसभा के बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की नेता। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? अगर ऑप्शन आ गया कि दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप क्यों चुनेंगे? तो हम जो है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता बनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके नेता प्रधानमंत्री कहलाते हैं और वह सभी मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। कौन करता है सभी मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश? तो प्रधानमंत्री। और इसके साथ उसे बहुत से अधिकार भी प्राप्त हैं। राज्यसभा से ज्यादा अधिकार लोकसभा को प्राप्त होता है और इन अधिकारों का वह अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से पालन करवाता है। स्वयं नहीं पालन करता है, टोटल मंत्रिपरिषद में जितने भी मेंबर होते हैं उनके माध्यम से पालन करवाते हैं। और इसके साथ ही इस पद में सम्मान, एकता, राष्ट्र की अखंडता का क्या दिव्य दर्शन भी होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। अब 3 स्टूडेंट हैं, सबके अलग अलग विचार हैं और इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया की भूमिका को सही तरह से समझती हैं। अब पहले श्रीनिवास जी हैं, तो उनका तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ सहमत हो गई है और लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। श्रीनिवास जी कहते हैं कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सहमत हो गई है लेकिन लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। ख में है कि अजैया जो है वह कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है। फिर ग में है कि विद्या है, उसका मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। तो न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है, यही पूछा जा रहा है। तो भारत में जो है ना, न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है और वह क्या करती है, सरकार के खिलाफ भी फैसला सुना सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ ही चलते जाती है, उसके खिलाफ भी फैसला सुनाती है। और सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण पर आदेश को उसमें सरकार का संशोधन करने का जो निर्देश दिया गया है
उसका सरकार ने क्या करता है, पालन किया है। संख्या 10 है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है 243 है। प्रश्न संख्या 11 है कि बिहार विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 169 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसका गठन जो है विधानसभा के विशिष्ट बहुमत कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजा जाता है तथा संसद कानून बनाकर संबंधित राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था का आरंभ या अंत कर सकते हैं। इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 तक और अधिकतम जो है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 13 होती है और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, 75 है, जिसमें इसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर सभाएं, ग्राम पंचायत इत्यादि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऐसा गठन होता है बिहार विधान परिषद का। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिया है और भूगोल जो है ना सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।